हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना होता है, कितने टाइप के इसमें एग्जाम्स होते हैं, कितनी स्टेजेस में आपको एग्जाम देने होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है उन सभी डाउट को लेकर के इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आप आगे अगर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो कि आप पर्टिकुलर किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके लिए है या फिर नहीं है, तो इन सभी के जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। ठीक है, स्पेशली यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सेंट्रल, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देखते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं तो किसी किसी स्टेट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बट यहां पर आप देखोगे कोई लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको अदर टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप देखोगे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी एक मिनिस्ट्री है सबसे पहले तो, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको हम बोलते हैं एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ज्यादातर आप एफएसएसएआई के नाम से जानते हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फूड सेफ्टी को लेकर के जो हमारे कंट्री में इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना। फूड से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर होता है, लाइसेंस हो गया, उसके बाद में फूड स्टैंडर्ड्स हो गए, फूड को लेकर के जो भी रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उनको बनाना, या फिर जो भी लॉज वगैरह होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई क्या है। एफएसएसएआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका काम होता है फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो एफएसएसएआई क्या करता है, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करता है जिनको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के एक्चुअल में जो रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑफिसर होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये समझेंगे कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस को लेकर के बात करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नोट्स के बारे में, फिर कोचिंग के बारे में, और हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए अगर अगर रियली सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम की। ठीक है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई करते भी हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि जो सिलेक्शन होता है वो कुछ ही लोगों का होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। आपको सारी चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझना होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आते हैं, अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सो एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, और हमारा टेलीग्राम पेज जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको 18,000 प्लस मेंबर देखने को मिलेंगे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वहां पर सबसे पहले अपडेट किया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो हम क्या समझेंगे, एक तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज के बारे में समझेंगे कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में सिलेबस को समझेंगे, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि जो प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर एग्जाम देने जाते हैं, कई सारे लोग बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देने जाते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो प्रिपरेशन इज द की फॉर दिस एग्जाम। अगर आपको फाइनली अपना लिस्ट में आपको नाम चाहिए, आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपका नाम आए, जैसे ऑलरेडी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर मेहनत करनी होगी अच्छे से। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको दो चीजें दिखेंगी। एक तो यहां पर नेसेसरी या फिर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, दूसरी यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिजायरेबल के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसमें पहली बात तो आफ्टर डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप आफ्टर 12th नहीं अप्लाई कर सकते हो। यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री रखी गई है, लेकिन डिग्री भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। कुछ स्पेशलाइजेशंस आपके पास में होने चाहिए, जैसे कि डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी आपने किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर साइंस में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने वेटनरी साइंस में, चाहे आपने बीवीएससी किया हो चाहे आपने एमवीएससी किया हो, दोनों ही केस में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने बायोकेमिस्ट्री अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे कि मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री की बात करी जा रही है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि हाँ आपने अपना जो हायर क्वालिफिकेशन है केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है, उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में यहां पर आपके पास में मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। यानी कि इन केस ऑफ केमिस्ट्री मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। फिर यहां पर देखो बात करी गई है डिग्री इन मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो डिग्री इन मेडिसिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिग्री इन मेडिसिन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने BAMS किया है, ठीक है, MBBS किया है, ठीक है, उसके बाद में BUMS BHMS, ये कोई भी अगर आपने मेडिसिन की डिग्री ली है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बी फार्मा वाले यहाँ पर नहीं एलिजिबल है, फार्मेसी कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देखोगे यहाँ पर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, जिसको हम गेट के एग्जाम के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR का जो एग्जाम होता है। उसके बाद में आप देखोगे ICR का जो एग्जाम होता है। अगर आपने इसमें नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहां पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो ये जो क्वालिफिकेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास में होना ही चाहिए। ये अगर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास में नहीं है तो इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस कब होती है, सपोज दैट कि दो कैंडिडेट हैं, एक है A और एक है B। अगर दोनों ही कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम में, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा CBT1 CBT2 जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगर उस एग्जाम में दोनों ही कैंडिडेट इक्वल मार्क्स स्कोर करते हैं तो उस केस में जिस भी कैंडिडेट के पास में गेट या फिर CSIR या फिर ICR का एग्जाम अगर उसने क्वालिफाई किया है, उसके पास में स्कोर कार्ड है, तो उस केस में उसको यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी। बट यहां पर ध्यान रहे कि अगर आपके पास आपके जो मार्क्स है उस कैंडिडेट से ज्यादा है तो यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ना कि मैंडेटरी और नेसेसरी क्वालिफिकेशन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका बहुत ज्यादा आपके उस पे एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, ठीक है। अगर हम यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हो सकता है कि हमारे चैनल पे स्व एजुकेशन पे आपने 2020 या 19 का कोई वीडियो देखा होगा, ओल्ड वीडियो। तो वहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट था।
तो जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उस टाइम का जो एग्जाम पैटर्न था थोड़ा सा अलग था। तो अभी 2023 में ये जो वीडियो बनना है, तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। पहले वाले जो भी वीडियो थे उनको इग्नोर करना है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस को लेकर के, उसी को आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए फॉलो करना है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर आप अप्लाई करते हो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टेज ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन लेने तक आपको कौन कौन से स्टेज हैं जिनसे होकर के गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो स्टेज से होकर के गुजरना है। एक तो है सीबीटी 1 स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, या फिर सीबीटी 2 स्टेज 2 जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दो आपके एग्जाम होंगे। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में आप सीबीटी 2 का एग्जाम दोगे, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसएसएआई के एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका वेटेज होगा, जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वहां पर सीबीटी 1 स्टेज 1 के 50% मार्क्स, स्टेज 2 के 50% मार्क्स। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर सीबीटी 1 200 मार्क्स का होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, सीबीटी 1 आपका 480 मार्क्स का होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 200 मार्क्स का होता है, तो वहां पर अगर आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप 100 मार्क्स पाते हो, तो उसका 50%, यानी कि आपके 50 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट में। सपोज अगर आपका जो सीबीटी 2 है 300 मार्क्स का है, उसमें से अगर आपको 150 मार्क्स मिलते हैं, तो 150 का 75 हो जाएगा 50%, तो टोटल ऑल ओवर मेरिट में आपके 125 मार्क्स जो है वो ऐड होंगे फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों पे आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर हम एज लिमिट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो एज लिमिट के लिए अगर हम बात करें, तो यहां पर देखो जो अनडिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, अनडिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी से, तो यहां पर मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर रखी गई है, ठीक है। मैक्सिमम एज कितनी है? 30 ईयर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अब आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती है, उनमें मैक्सिमम एज थोड़ा सा कम होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ देखो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज लिमिट में। जैसा कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, यानी कि एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 5 ईयर का रिलैक्सेशन का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखोगे अनरिजर्व के लिए 35 ईयर है, तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आप 35 ईयर तक इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी की अगर बात करें, तो यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 33 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आप देखोगे कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए होगी 40 ईयर की। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होंगे जो पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी दोनों कैटेगरी में फॉल करते होंगे, तो उस केस में यहाँ पर उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 45 ईयर तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आगे आप देखोगे कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूबीडी और इसके साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों में फॉल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो यहाँ पर 43 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरीज के लिए, कुछ आप देखोगे जैसे एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें डिटेल में समझना है, वो है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर के हम बात करेंगे, इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेबस के साथ ही साथ हम एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, साथ ही साथ सिलेबस को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये है एफएसएसएआई का ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। तो इस ऑफिशियल सिलेबस में हम बात करेंगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, साथ ही साथ
टेक्निकल ऑफिसर का सिलेबस, क्योंकि अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ दोनों का जो पे स्केल सैलरी होती है वो भी दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको दोनों ही एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों की रिक्रूटमेंट आती है लगभग जब भी आती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों का सिलेबस कॉमन है, इस वजह से आपको दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, चाहे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करो चाहे टेक्निकल ऑफिसर के लिए, दोनों में कॉमन स्टेज होंगी, स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में ही 50-50% जो है वो वेटेज रहेगा स्टेज 1 और स्टेज 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आप पेपर में समझेंगे तो यहाँ पर देखो जो भी आपका एग्जाम होगा इसका, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो दो होंगे एग्जाम। एक तो आपका जो CBT 1 होगा, एक जो होगा वो आपका CBT 2 होगा। ठीक है, अब CBT 1 जो होगा उसमें आप देखोगे जो आपका पेपर होगा उसमें पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हालांकि ये पेपर एक ही पेपर है, सिंगल पेपर है, बट उसमें दो आप सेक्शंस बोल सकते हो, दो पार्ट्स हैं पेपर के। पार्ट ए जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, पार्ट बी जो रहेगा इसमें आपका कोर टेक्निकल पोर्शन आएगा। इसी तरीके से CBT 2 में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे सेम पेपर में। तो वहां पर जो क्वेश्चंस के टाइप हैं वो आपको कुछ डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि सबसे पहले हम बात करते हैं CBT 1 के बारे में। ठीक है, तो CBT 1 जो आपका होगा इसके बारे में एक चीज और समझो आप। CBT 1 जो आपका होगा ये टोटल आपका होगा 480 मार्क्स का। अभी तक का जो भी अपडेटेड पैटर्न है उसके बारे में हम उसको लेकर के बात कर रहे हैं, ये आपका 480 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपका इनको अगर हम डिवाइड करेंगे यहां पर, तो आप देखोगे कि 160 मार्क्स का आपका पार्ट ए के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में 320 मार्क्स के जो होंगे आपके किसके टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या क्या चीजें आने वाली हैं इन सारी चीजों को अगर आप समझो तो यहाँ पर देखो पार्ट ए में टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में क्या क्या है, एक तो आपका जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, 4 नंबर मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के लिए। टोटल वेटेज की बात करें तो 40 मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर आपका जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ये भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल वेटेज की बात करें तो यहाँ पर 40 मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल वेटेज की बात करें 40 मार्क्स होगा। कंप्यूटर लिटरेसी में भी सेम है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल वेटेज की बात करें तो कितना हो जाएगा 40 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल कितना हो गया 160 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए का जो हमने बात किया था ये हो गया 160 मार्क्स से क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, यानी कि 160 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, जहां पर आपका टोटल कोर पोर्शन पूछा जाएगा, तो यहां पर देखो अगर आप देखोगे कि सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है इसमें आपका इंडियन और इंटरनेशनल फूड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, और देखोगे आप टोटल वेटेज जो है वो 80 मार्क्स है। तो मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा है, मार्क्स वेटेज इतना ज्यादा है कि आपकी जो रैंक है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ने हैं आपको। ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखे चैनल पे, उनको आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। मैंने रूल्स के लिए भी एक वीडियो बनाया है, रेगुलेशन के लिए भी बनाया है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कुछ नेशनल बॉडीज हैं, जैसे एपेडा है, BIS है,
EIC है, एम्पेटा है, स्पाइस बोर्ड है, इसके अलावा कुछ और बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फूड के साथ में क्या रिलेशन है और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको देखना है कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी होंगी। इसके साथ ही साथ जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम की, तो इंटरनेशनल फूड लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे, हिस्ट्री और मेंबर्स और स्टैंडर्ड सेटिंग और कुछ एडवाइजरी मैकेनिज्म है जिसके लिए कुछ एडवाइजरी कमिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे जेकफा, जेमरा, JMPR। उसके साथ ही साथ WTO के बारे में आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट है SPS TBT, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, जैसे NABL और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपका टोटल यहाँ पर जो वेटेज है 80 मार्क्स का है। उसी उसी के जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक FSSAI का सेक्शन देखने को मिलेगा, कोर FSSAI के बारे में, जहां से आपसे पूछा जाएगा FSSAI के रोल, फंक्शन और इनिशिएटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, टोटल मार्क्स वेटेज जो है वो 80 मार्क्स है। तो इसमें आपको FSSAI के बारे में पढ़ना है कि कैसे जेनेसिस और इवोल्यूशन हुआ, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। जब आप स्व एजुकेशन के बारे में, कोर्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें आपको एकदम डिटेल में समझने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक से जो फाउंडेशन आपका कैसे कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ों पर आपका फोकस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके साथ ही साथ इन्फोर्समेंट और लेबोरेटरी इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप यहाँ पर कुछ FSSAI के जो इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर देखोगे, जैसे ईट राइट इंडिया हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, उसके बाद में क्लीन स्ट्रीट फूड हो गया। इसके अलावा कुछ और नए इनिशिएटिव्स हैं FSSAI के आए हैं, तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो उस टाइम तक जो भी इनिशिएटिव्स होंगे उन सभी को आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ आपको स्टेट फूड अथॉरिटी के क्या रोल और फंक्शंस हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ कोर सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। ये आपका सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फूड केमिस्ट्री वाला पोर्शन इसी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 160 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें आपका फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, ये सब पढ़ना है। फूड केमिस्ट्री पढ़ना है, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है डिटेल में। फूड केमिस्ट्री जैसे कि आप पढ़ोगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इन सभी के स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होते हैं, सारी चीज़ों को आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन हो गया। इसी में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस और टेस्टिंग, यानी कि मेजर फूड की एनालिसिस और टेस्टिंग से रिलेटेड जो टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और इसकी जो एनालिसिस करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, उनमें कौन कौन से टूल जो है वो यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो इनके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको डिटेल में अवेलेबल कराई जाएंगी। तो टोटल जो वेटेज हो गया 480 मार्क्स का आपका CBT 1 होगा, ठीक है। तो 480 मार्क्स का आपका CBT 1 होगा। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे CBT 2 के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपका एक स्टेज का एग्जाम था, अब हम मूव कर रहे हैं दूसरी स्टेज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है, दोनों की प्रिपरेशन साथ में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेज 2 यानी कि CBT 2 के बारे में अगर हम बात करें, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, दोनों का कॉमन होता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये भी 180 मिनट का होगा, ऊपर वाला एग्जाम भी 3 घंटे का था। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका पेपर होगा वो 240 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका जो लेवल है ना, 20% आपके इजी क्वेश्चन होंगे, 30% मीडियम होंगे, उसके बाद में जो आपका डिफिकल्टी लेवल है और आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम का लेवल है स्टेज 2 वाला, ये आप कह सकते हो जो CBT 1 है उसके कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो CBT 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऑलरेडी वो CBT 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर CBT 2 का जो एग्जाम दोगे, इस पेपर आपका सिंगल पेपर होगा। उस सिंगल पेपर में आपको कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 80 है।
मार्क्स वेटेज की बात करें तो 240 है, ठीक है, यानी कि 240 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया उसको आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो इस तरीके से होंगे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा जिसको आपको सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 30 होंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 0 मार्क्स मिलेगा अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो। इसके साथ ही साथ 0.5 मार्क्स की आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और टोटल जो वेटेज होगा वो 60 मार्क्स का होगा सेक्शन नंबर 1 के लिए। उसके बाद में आगे जब आप बढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 2 में आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 20 होंगे। 4 नंबर मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए अगर आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके साथ ही साथ अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी मतलब निगेटिव मार्किंग या फिर कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ -1 की आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। टोटल मार्क्स वेटेज की बात करें तो 80 मार्क्स होगा सेक्शन नंबर 2 के लिए। उसके बाद में आगे हम बात करें तो सेक्शन नंबर 3 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 2 ब्लैंक्स होंगे, उनको फिल करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 5 होंगे। 4 नंबर मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, -1 की निगेटिव मार्किंग है। टोटल वेटेज की बात करें तो 20 मार्क्स है। उसके बाद में आप सेक्शन नंबर 4 में देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक से फिर से यहाँ पर आपको एक ब्लैंक देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के 10 आएंगे। 4 नंबर मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। -1 की निगेटिव मार्किंग है। टोटल मार्क्स वेटेज की बात करें तो यहाँ पर 40 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5th सेक्शन में आपको कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा। 10 कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे। हर एक के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर -0.5 की है। टोटल मार्क्स वेटेज की बात करें तो 20 नंबर है, ठीक है। लास्ट में आपको जो सेक्शन नंबर 6 है वहां पर आपको मैचिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। टोटल आपको इस तरीके के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग -1 की है। टोटल वेटेज की बात करें 20, सबको आप सम कर दोगे तो यहाँ पर आपको पेपर जो है वो 240 का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको 80 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको जो सीबीटी 1 का था ये हमने पैटर्न समझा। अब सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होगा ये भी तो आपको समझना है। तो सीबीटी 1 का सिलेबस हमने देख लिया था। सीबीटी 2 का अगर हम सिलेबस देखें तो यहाँ पर क्या होगा, तो सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो सीबीटी 1 वाला सिलेबस ही है। यहाँ पर देखोगे आपका जो कोर सब्जेक्ट पोर्शन था वही चीजें आपको यहाँ फिर से पढ़नी है, बट यहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है, जैसे कि फूड केमिस्ट्री में जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको बॉन्डिंग वगैरह अच्छे से देखनी पड़ेगी पर्टिकुलर फूड केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि देखो फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, तो यहाँ पर वही कॉमन चीजें हैं, बस इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर यहाँ पर आप देखो कि प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ जैसे फूड केमिस्ट्री हो गया, ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीजें कॉमन है जो हमने पीछे पढ़ी थी सीबीटी 1 वाले पोर्शन में, बट यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। उसी तरीके से फूड एलर्जेंस और एलर्जेनिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप देखोगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट और एलिवेटिंग हार्ट रिस्क वगैरह जैसे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि फूड बॉर्न डिजीज हो गया। उसके बाद में आप देखोगे कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो फूड की एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, किसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो रही है, तो इस तरीके की जो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स होते हैं उनके बारे में इस पर्टिकुलर सिलेबस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सीबीटी 1 और इसके साथ ही साथ सीबीटी 2 का दोनों का सिलेबस और दोनों का एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेकर के अगर आपके पास में कोई और डाउट है तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा से देखना अच्छे से। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई अदर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी अब इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एकदम बेसिक लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया है तो कैसे आप अपने फाउंडेशन या फिर अपने बेसिक्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग फॉर एफएसएसएआई सीएफएसओ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोचिंग वगैरह आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि स्व एजुकेशन का ऐप आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। कोर्स कंटेंट की बात करें, इस पर्टिकुलर कोर्स ये है हमारा एफएसएसएआई का सीएफएसओ या फिर टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स। इसके लिए आप इनरोल कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली स्व एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है।
अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसको आपको यूज़ करना है, उसको आप यूज़ करके अपने डेस्कटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। उसके साथ ही साथ क्लास नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइड टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, CBT 1 और CBT 2 के लिए आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। साथ ही साथ आपको ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका होल टेक्निकल पार्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो मेन फूड लॉ, फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर मिलेगी। यानी कि जो भी टेक्निकल पार्ट में आपकी जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपका कंप्यूटर नॉन टेक पार्ट में, जनरल एप्टीट्यूड में आपका कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन इंक्लूडेड मिलेगा इसके साथ ही साथ, ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल जो बुक्स हैं, एक दो बुक्स हम आपको रेफर कर देंगे, उनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा रीजनिंग और इंग्लिश में। थोड़े से अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे, होल टेक्निकल पार्ट और कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग की क्लासेस और जो इसके साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। उसके लिए आप कॉमन बुक्स वगैरह जो अवेलेबल हैं उसको हम आपको बता देंगे बाद में, उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक कोर्स की फीस है 1599, यानी कि 1599 रुपीज़। इस फीस के साथ में आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बाकी कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐप पे अवेलेबल होंगी। सिंपली आपको स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा। उस शेड्यूल को आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस जो अपलोड होंगी आप उनको देख सकते हो कि कौन सी क्लास आगे अपलोड होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो फूड केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फूड केमिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चंस आप टेक्निकल पार्ट में देखोगे तो फूड केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में पढ़ते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इस बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको फूड केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हमने समझा कि आपको एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ों को धीरे धीरे जब आप पढ़ते चलोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको सारे डाउट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। जैसे जैसे आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे या फिर आप वीडियोस को देखोगे और आपके डाउट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। और विद इन 6 to 7 मंथ अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो 7 to 8 मंथ में आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 7 to 8 मंथ आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस को अटेंड करना होगा, साथ ही साथ आपको डेली टू डेली रिवीजन करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिली है वो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।